9.7 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। कह रहे हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस होगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पे ये F1 है और ये F2 है, दोनों फोर्सेस मिलकर इस पॉइंट को धक्का दे रही हैं। मतलब दोनों फोर्सेस का जो सम है वो बेसिकली इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है। तो बेटा ऐसे सवाल में जहाँ पे एक पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, वहां पे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्सेस को आपस में ऐड करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि P एक फोर्स है जो कि 2I माइनस 3J प्लस के, 7K प्लस 2J, फिर R है हमारे पास माइनस I प्लस 2K। तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी बच्चों? बहुत आसान सी बात है, F R मैं कह देता हूँ रिजल्टेंट फोर्स को, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि सारी पॉइंट्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन सब का जो सम है R प्लस क्यू प्लस, और सॉरी P प्लस क्यू प्लस R होगा। P की जगह आ जाएगा 2I माइनस 3J प्लस के, Q की जगह आएगा -7K प्लस 2J माइनस I प्लस 2K। F R आएगा हमारे पास 2I और माइनस I दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो I आ जाएगा, माइनस का 3J और प्लस का 2J तो माइनस का J आ जाएगा, K और 2K दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3K आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। अच्छा हाँ, -7K भी तो है, सॉरी, -7K और 2K, तो मतलब ये हो गया 3K माइनस 7K, तो माइनस का 4K आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास का रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा मैं बुक का चेक कर रहा हूँ, रुकिएगा। जी बेटा, बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में गलत लिखा हुआ है। आपके सामने सिंपल एडिशन है और एडिशन पे यही आंसर आना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, आज सब्सक्रिप्शन में लिखा जाएगा। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी होगा। होमवर्क नहीं दिएगा? चलो ठीक है बच्चों, ये सवाल फिर अभी कर लो, होमवर्क नहीं दे रहा। याद क्या याद करो और मुझे बताते जाओ। ओके। ओके बेटा, सही है। एक ना रुकेगा। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हम अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है? पैरेललोग्राम बन गया है तो सवाल में बात हो रही है द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, मतलब फोर साइडेड फिगर की बात हो रही है। वन कॉमा 2 कॉमा -1। पॉइंट बी हमारे पास -4 कॉमा 2 कॉमा -2। पॉइंट सी है हमारे पास 4 1 -5। और पॉइंट डी है हमारे पास 2 -1 3। अच्छा तो बच्चों, अब यहाँ पे सवाल में क्या कहा जा रहा है, गौर से मेरी बात को समझना। कहा जा रहा है एट द पॉइंट ए फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 3 2 एक्ट अलोंग द लाइंस। कह रहे हैं पॉइंट ए पे फोर्सेस लग रही हैं। लाइंस कौन कौन सी हैं? एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए सी है और एक लाइन ए डी है। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट की तरफ होगी। मतलब ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है।
फिर उसके बाद ए सी की बात हो रही है कि पॉइंट ए पे फोर्स लगा रही है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और ए डी जो है ये लगा रही है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। रिजल्टेंट निकालना है, बता रहा हूँ। बिल्कुल रिजल्टेंट निकालना है बेटा इसमें, लेकिन रिजल्टेंट थोड़े डिफरेंट वे में निकलेगा। वजह क्या है कि सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि ये लाइंस जो हैं वो अपने मर्जी के मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रही हैं। ये 2 मैग्नीट्यूड की लगा रही है लाइन, ये 3 की लगा रही है, और ये 2 की लगा रही है। मतलब बेटा हमें सवाल में क्या करना है, ए बी जो वेक्टर होगा हमें उससे फोर्स लगानी है 2 मैग्नीट्यूड की, सिर्फ उससे ज़्यादा की नहीं लगानी। ए सी जो वेक्टर है उससे हमें 3 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है। अब बेटा ए बी जो वेक्टर होगा क्या उसका मैग्नीट्यूड 2 ही होगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 हो। क्या जो ए सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 ही होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड 3 हो। क्या ए डी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा? तो बेटा वही बात है, ज़रूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 हो। हमें अपने मर्जी के मैग्नीट्यूड्स की फोर्सेस लगानी हैं। जब भी अपने मर्जी के मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगानी होती हैं तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड को हमेशा हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्योंकि मेरी बात को गौर से समझे, मैं लिख रहा हूँ 2 ए बी का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, मतलब जो वेक्टर बन जाएगा उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। इसी तरीके से 3 और ए सी का यूनिट वेक्टर, ए सी का यूनिट वेक्टर जो है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और 3 1 जा 3, मतलब जो मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी वो 3 होगा। तो बेटा जब भी हमसे ये कहा जाए कि आपको अपने मर्जी के मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगानी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरी बात को गौर से देखिएगा। रिजल्टेंट फोर्स मेरा नेट अटक रहा है, अच्छा मैं बस तो सही दिख रहा है यार यहाँ पे। रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी है। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कैसे निकलेगी, आवाज़ अब सही आ रही है या अभी भी सही नहीं आ रही? ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बेटा, ज़रूरी नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट में ही लिखें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को, मर्जी है आपकी। अच्छा बेटा दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमारे पास हमसे ये कहा जा रहा है कि जो पॉइंट ए है इस पॉइंट पे फोर्सेस लग रही हैं, ए बी फोर्स लगा रहा है, ए सी फोर्स लगा रहा है, और ए डी फोर्स लगा रहा है। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं ए पॉइंट पे। अब बेटा जो फोर्स लगा रहे हैं, ए बी 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, ए सी 3 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, ए डी 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन इन मैग्नीट्यूड्स की फोर्सेस लगाओ। तो बेटा हमें इस सवाल के अंदर अपनी मर्जी के मैग्नीट्यूड्स की फोर्स लगानी है। ये सारे के सारे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं, ये जिसने क्वेश्चन बनाया उसने अपनी मर्जी से दिए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि ए बी जो वेक्टर आएगा क्या उसका मैग्नीट्यूड 2 ही होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड 2 हो। क्या ए सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 ही होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड 3 ही हो। क्या ए डी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा? तो ऐसा हरगिज नहीं है, हरगिज ज़रूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 हो। तो ऐसे सवालात में जिसमें हमसे कहा जाए कि फ़ना फ़ना जो है वो इतने मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगा रहे हैं, उनमें हम करते क्या हैं, उनमें हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं उस मैग्नीट्यूड से। ए बी 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, ए बी का जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा,
और अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी ए बी से। ए सी जो है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए सी का यूनिट वेक्टर निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आया। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, मतलब ए सी जो वेक्टर है वो 3 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगा। तो हमें करना क्या होगा ऐसे सवालात में? ऐसे सवालात में हम सबके यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ए बी का यूनिट वेक्टर प्लस ए सी का यूनिट वेक्टर प्लस ए डी का यूनिट वेक्टर। क्योंकि ए बी से हमें 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है तो हम ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ए सी से हमें 3 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगवानी है तो हम ए सी को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ए डी से हमें 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगवानी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बनोगी। बेटा यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला ताकि हम अपनी मर्जी के मैग्नीट्यूड्स की फोर्सेस लगा सकें। सवाल में हमसे कहा जा रहा है 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है, तो 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स किससे लगानी है? ए बी से। अब ए बी जो वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड हरगिज 2 नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा होगा। लेकिन हमें 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है। अब हमें 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ऐसे तमाम सवालात में जिसमें हमसे कहा जाए कि एक वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, दूसरा वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, तीसरा 15 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड पहले से बता दिया जाए, ऐसे सवाल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमें पहले से मैग्नीट्यूड बता दिया जाए कि इस मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, तो हम करेंगे क्या? उस मैग्नीट्यूड को हमेशा हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे। यूनिट वेक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई कराते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वो वेक्टर बन जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वो बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो हम इसीलिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे जहां पे भी हमें बताया जाएगा कि इस मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी है। अब यहाँ पे पहले निकालेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्योंकि हमें नहीं पता। वेक्टर ए बी क्या आएगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या होगा? जो बी पॉइंट है इसमें आई जे के लगा देंगे, 4i प्लस 2j माइनस का 2k। माइनस की साइन आ गई। ओ ए की जगह आएगा आई, इसकी जगह आई आ जाएगा, इसकी जगह जे आ जाएगा, इसकी जगह के आ जाएगा। आई प्लस 2j माइनस का के। माइनस की साइन सबसे मल्टीप्लाई होगी, माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के। -4i और माइनस का आई तो ये आ जाएगा माइनस का 5i। हाँ, लगाए बगैर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल मैंने लगा दिया। फिर भी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -2k और प्लस का k तो माइनस का k आ जाएगा। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है लिखना जो तुम कह रहे हो ना। अब ए भी निकल आया तो इसका, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, आई का कोफिशिएंट 5, वाई क्या हमारे पास, जे का कोफिशिएंट जे नहीं है तो 0, और जेड हमारे पास के का कोफिशिएंट मतलब -1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस मतलब ये मैग्नीट्यूड ए भी निकालेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ए भी हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास रूट ए भी आ जाएगा √26। तो हमारे पास जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड √26 आया है। हमें क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका। टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी कैप, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी जो है वो निकलेगा कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ऊपर ए बी की जगह आ जाएगा -5 i -k, और नीचे आ जाएगा √26। सही है, इस तरीके से हमारे पास वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर ए सी का यूनिट वेक्टर निकलेगा, फिर ए डी का यूनिट वेक्टर निकलेगा। दोनों का यूनिट वेक्टर निकालने के बाद सारे यूनिट वेक्टर्स को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको जल्दी से अभी कर लो, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि होमवर्क ना दें, तो इसलिए अभी करो फ़ौरन से। ए सी का यूनिट वेक्टर निकाले ना बेटा मरियम, आप क्या करें, ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, सी और ए को माइनस कराएं तो आपके पास 4 -1 3 -3i-j। हाँ सही निकाला बेटा, सही निकाला बेटा, बिल्कुल सही निकाला आपने।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आ सकता ना, उसमें तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने को कहा हुआ था। उसमें ये नहीं कहा हुआ था कि पी जो है वो 2 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, क्यू जो है वो 5 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, आर जो है वो फला मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है। तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ था। तो वहां पे हमें यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है। जहां पे ये लिखा हुआ हो कि इतने इतने मैग्नीट्यूड की फोर्सेज लग रही है, तो वहां पे हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है। बेटा बुक में आंसर सही नहीं है। हाँ, बुक में आंसर सही नहीं है बेटा। जी बेटा, आपका आंसर सही है। 2 मिनट दीजिएगा, मैं आंसर कंफर्म आपको करूँ।
बेटा आप लोगों का मैंने इसका आंसर निकाला है अपने पास, तो इसका आंसर आ रहा है I-9J -6K। I-9J -6K अपॉन √26। -22 कैसे आ रहा है बेटा? -2 आखिरी जो आप कह रहे हैं ना, -22, वहां पे क्या होगा? -2 -12 +8 होगा। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ अब। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। कह रहे हैं एक पार्टिकल है, उस पर कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक को F1 कह दिया, एक को F2 कह दिया। सही है। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट। कह रहे हैं कि ये पॉइंट से डिस्प्लेस्ड हो रही है, मतलब एक पॉइंट ये रहा, इसको हमने S1 कह दिया, इस पे इससे डिस्प्लेस होके ये कहाँ पहुंच गई? S2 पे। कहा जा रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। वर्क डन बाय द फोर्सेस हमें निकालना है। सही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं पहली जो फोर्स है उसको F1 कह रहा हूँ मैं। पहली फोर्स है 4I, 4I + J -3K। दूसरी जो फोर्स है मैं उसको F2 कह रहा हूँ, जो कि हमारे पास 3I + J -4K, और सॉरी -K। S1 जो है हमारे पास, मतलब डिस्प्लेस फ्रॉम दी पॉइंट, दो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। जो पहले पॉइंट की वैल्यू है उसको S1 कह रहा हूँ, जो कि I + 2J + 3K है। और S2 हमारे पास है 5I + 4J + K। और दी गिवन वैल्यूज हमसे वर्क डन निकालने को कह रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के।
तो बेटा हमें फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स कौन सी होगी भाई? इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो बेसिकली इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एफ निकालना है, मतलब हमें निकालनी है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। आप उसको एफ आर कहते हैं या एफ कहते हैं, एक ही बात है। सही है। एफ हमारे पास कैसे आएगा? एफ बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 के। तो एफ निकालेंगे हम, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? फिर उसके बाद हम निकालेंगे एस। एस कैसे आएगा? एस बराबर है S2 माइनस S1 के, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा? ये डिस्टेंस आएगा S2 माइनस S1 से। तो हमारे पास एस आ जाएगा, एफ आ जाएगा, देन उसके बाद हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन के लिए आप एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये काम जल्दी से आप लोग कर लें, बहुत आसान सा काम है। बेटा क्या बात समझ नहीं आई? अली बेटा देखे ना, मैंने क्या कहा कि हमारे पास F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी आता है ये सवाल। कहा जा रहा है कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन का ही फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स क्या होगी? बेसिकली दो फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इस पॉइंट पे लग रहा है। मतलब अगर आपको F चाहिए, अगर आपको एफ चाहिए तो एफ का मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस इस पॉइंट को मिलकर धक्का दे रही हैं। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रही हैं, मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम इस पॉइंट पे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड करा देंगे। F1 की वैल्यू रखेंगे, F2 की वैल्यू रखेंगे, दोनों को आपस में ऐड करा देंगे। दोनों को ऐड करा देंगे तो F आ जाएगा। S2 माइनस S1 निकालेंगे तो आपके पास S आ जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता ही है आपको। डिस्टेंस में माइनस ऐसे करेंगे ना कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो, ये S1 पॉइंट है और ये S2 पॉइंट है। होता क्या है, मेरी बात को गौर से समझना। ये S2 पॉइंट, S1 पॉइंट है और ये S2 पॉइंट है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से रिलेट कर रहे होंगे, मतलब ये भी ओरिजिन से ज्वाइन होगा, ये भी ओरिजिन से ज्वाइन होगा। सही है, दोनों के दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से ज्वाइन होंगे। तो मुझे अगर ये वेक्टर निकालना होगा कि जो कि S1 और S2 के दरमियान का वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमें कैसे मिलेगा? हेड टू टेल रूल लगा के S2 माइनस S1 से मिलेगा ये हमें। तो मैंने वो काम आपको बताया नहीं कि ओरिजिन से जुड़ा हुआ होगा और फिर ये क्या कहते हैं निकलेगा ऐसे।
डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आता, आई वाले आई से मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले जे से मल्टीप्लाई होंगे, के वाले के से मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। बेटा 40 आंसर आएगा, 40। नहीं हो रहा जिससे देख लो भाई इधर। 4i और 3i ऐड हो जाएंगे तो 7i, जे और जे ऐड हो जाएंगे तो 2j, 3k और माइनस का के दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4k। ऐसा आएगा हमारे पास। S2 हमने लिख दिया पहले, माइनस की साइन, 5 + 4j प्लस का k, सॉरी, माइनस i प्लस 2j प्लस का 3k। तो ऐसा आ जाएगा मेरे पास 5i माइनस आई प्लस का 4j माइनस का 2j प्लस का k माइनस का 3k। जूल्स वगैरह तो नहीं लिखना, लिख दें, हाँ सही है, कोई मसला नहीं है। वर्क डन का यूनिट जूल्स ही होता है। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 4i माइनस का 2j और प्लस माइनस प्लस का 4j और माइनस का 2j, तो प्लस का 2j आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 7i प्लस 2j माइनस का 4k, 4i प्लस 2j माइनस का 2k। आई वाले आई से मल्टीप्लाई होंगे, आई डॉट आई 1 होता है, 7 4 = 28, आई डॉट आई 1 होता है, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8। तो 40 जूल्स आ गया आपके पास का आंसर।
क्वेश्चन 2 का आंसर था बेटा I माइनस 9J माइनस 6K अपॉन रूट 26। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में भी यही सवाल है कि एक पॉइंट है, इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 531 एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। कह रहे हैं एक पार्टिकल है, इस पे फोर्सेस लग रही हैं। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं शुरू में, तो इसका मतलब है 3 फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F3। फिर ये जो पॉइंट है, मतलब जो पार्टिकल है, ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये S1 से S2 पे आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि जो पहला वेक्टर है 6,2,3, अगर आप सवाल देखें तो जो पहला वेक्टर है ये फोर्स लगा रहा है 5 मैग्नीट्यूड की, मतलब F1 जो है वो 5 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, F2 जो है वो 3 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है, और F3 जो है वो 1 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है। तो इस सवाल में अब क्या कहा जा रहा है कि हमें F1 F2 F3 से 5 3 और 1 मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगवानी है। मतलब अब फोर्सेस बताई हुई है कि कितनी लगवानी है, मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। जब मैग्नीट्यूड बताया हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे सपोज भी कर सकता हूँ कि लेट F1 जो है हमारे पास है 6,2,3, F2 हमारे पास है 3, -2,6, और F3 हमारे पास है 2, -3, -6। S1 दिया हुआ है 2, -1, -3। S2 दिया हुआ है 5, -1, 1। अब बेटा हमें निकालना क्या है, सवाल में भी वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें सबसे पहले निकालना है F, निकालना है हमें। तो F क्या होगा बेसिकली बेटा? F एक रिजल्टेंट फोर्स है। मैंने आपको कहा कि इससे 5 मैग्नीट्यूड, इससे 2 3 मैग्नीट्यूड और इससे 1 मैग्नीट्यूड की फोर्सेज लगानी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबके यूनिट वेक्टर निकालने पड़ेंगे। F1 का यूनिट वेक्टर, F2 का यूनिट वेक्टर, F3 का यूनिट वेक्टर। F1 के लिए 5, F2 के लिए 3 और F3 के लिए 1। अब सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ F1, बेटा F वेक्टर तो हमें पता है, मतलब F1 जो वेक्टर है ये हमारे पास है 6i प्लस 2j प्लस 3k है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये निकलेगा अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² से। x हो जाएगा 6, y हो जाएगा 2, z हो जाएगा 3। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 36 प्लस 4 प्लस 9
मॉड ऑफ F1 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर निकालना है। तो F1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F1। F1 का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 6i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन 7। इसी तरीके से F2 का यूनिट वेक्टर निकालना है। इसी तरीके से F3 का यूनिट वेक्टर निकालना है। और देन उसके बाद हमें S निकालना होगा। S वैसे ही निकलेगा, S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। देन उसके बाद वर्क डन निकलेगा। हो जाएगा सवाल, क्योंकि आपने क्या करना है F2 निकालना है, F3 निकालना है, F1 की जगह F1 रखना है, F2 की जगह F2 रखना है, F3 की जगह F3 रखना है, तो F आ जाएगा। फिर S निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो आपके यहाँ S की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपके यहाँ वर्क डन आ जाएगा। कर लें इसको जल्दी से। जी बेटा, F2 और F3 के बाद आप F निकालेंगे, फिर उसके बाद S निकालेंगे।
बेटा आप लोगों के जो आंसर्स आए ना वो मुझे बताएं जरा, मैं ताकि उसको देख लूँ किसके सेम आ रहे हैं तो वो आंसर है। हाँ 33 आंसर है इसका। माशाल्लाह बेटा, एफ नहीं निकालेंगे तो वर्क डन कैसे निकलेगा। नहीं नहीं बेटा, बताया तो था क्या करा था हमने, F1 + F2 + F3 नहीं करा था हमने। हमने क्या करा था, यूनिट वेक्टर निकाला था, बताया तो था आपको। 18 गलत आ रहा है बेटा आपका, उमेर। अच्छा, जिस बच्चे ने सही सवाल कर लिया वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ फिर। एक बच्चे ने एफ पूछा, एफ क्या आ रहा है बेटा, एफ की जो वैल्यू है वो 41i + j + 27k/7 है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कहने दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम। दो फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो बराबर है किसके, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, किसी एक फोर्स के बराबर है। मतलब हम यहाँ पे कह लेते हैं, लेट F1 and F2 be the two forces acting on a
पार्टिकल। देखो बात को समझना, एक फोर्स है F1, ये एक पॉइंट है बेसिकली, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है F1 और इसी पॉइंट पे एक और फोर्स लग रही है F2। क्वेश्चन 5 का आंसर 33 था ना, 5 का आंसर 40 था, 40। ठीक है, ये कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बराबर है किसके, उसका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है किसी एक फोर्स के, कहा जा रहा है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, मतलब F1 या F2 के बराबर है। तो मैं इसको ले लेता हूँ F1 के बराबर मिसाल के तौर पे। एन इज परपेंडिकुलर टू इट इन डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर है किसके, F1 के। तो ये बेसिकली है रिजल्टेंट फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली बराबर है किसके, F1 के, हमने सपोज किया है। 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से यहाँ पे एक बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेन्यूज ये कहलाता है, जिसकी बेस ये है और जिसका परपेंडिकुलर ये है। फाइंड दी अदर फोर्स, अदर फोर्स निकालनी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपके पास ये है, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, मतलब आप सॉरी हाइपोटेन्यूज आपके F2 है, हाइपोटेन्यूज की जगह आपने F2 लिख दिया, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा F2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बेस की जगह F1 आएगा, मतलब F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, F1 के बराबर हमने रखी है, F2 भी हम रख सकते हैं, मर्जी है हमारी। लेकिन सवाल में ये बताया गया है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर है किसके, उस फोर्स के जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर F1 कंसीडर कर रहे हैं तो F1 के परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ F2 लिखते हैं तो इसको F2 कहना पड़ेगा और इसको F1 कहना पड़ेगा, क्योंकि F2 के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास F1 ही आ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर को भी हमने F1 कहा है। तो ये आ जाएगा 2 mod of F1 का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास F2 का मैग्नीट्यूड इसके बराबर आ गया। हम इसको ये कह सकते हैं कि सेकेंड F2 सेकेंड वेक्टर है ना, सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वेक्टर, स्क्वायर हट जाएगा। ये सवाल MCQs के अंदर आता है ज़्यादा से ज़्यादा, बस समझ नहीं आया। देखो बेटा, कह रहे हैं कि एक फोर्स है F1, कहा जा रहा है कि दो फोर्सेस टोटल हैं सवाल में, तो एक को F1 कहा, एक को F2 कहा। कहा जा रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है इज इक्वल, मतलब जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो बराबर है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, इन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मीन्स दोनों में से कोई एक, तो रिजल्टेंट जो है वो बराबर है किसके,
F1 के मैग्नीट्यूड के। सही है। तो सवाल में हमें ये कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट बेसिकली बराबर है F1 के मैग्नीट्यूड के, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, एन इज परपेंडिकुलर टू इट इन डायरेक्शन कह रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर है F1 के, F1 के परपेंडिकुलर है ये रिजल्टेंट। सही है। ये F1 हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये जो तीसरा वेक्टर बनेगा ये वेक्टर F2 कहलाएगा ऑब्वियसली। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। एफ आर बेसिकली क्या है, F1 है जो कि हमने रखा है। तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा दिया। हाँ F2 भी ले सकते हैं बेटा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको F2 कहना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, जिस वेक्टर को मैं यहाँ ले रहा हूँ, F1 ले रहा हूँ तो F1 के परपेंडिकुलर रखूंगा, F2 ले रहा हूँ तो इसको मैं F2 के परपेंडिकुलर रखूंगा, मतलब F2 और इसके दरमियान का एंगल 90 होगा, और जो तीसरा होगा फिर वो F1 कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे F2 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी F2 लिखना पड़ेगा, और इसकी जगह मैं F1 लिखूंगा, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि जो वेक्टर मैं ले रहा हूँ ना उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट। तो आप ज़्यादा बेटर ये है कि इसी डायग्राम को बस देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने रख दिया यहाँ पे, सॉल्व करने पे आपके पास इसका रिजल्ट आ गया बस। मैडम मैं अभी ग्रुप पे जो है ना इसका सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया बेटा ग्रुप पे, आप प्लीज उस पर देख लें। आपको क्या बात नहीं समझ आ रही है आप मुझसे पूछ लें बेटा। अभी 9.4 एक्सरसाइज रहती है इसकी, और इसके बाद सरक्रम से पूछूंगा कि मुझे आगे चैप्टर पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, क्योंकि मुझे हर साल सरक्रम वेक्टर्स ही पढ़ाने का कहते हैं। इस एक्सरसाइज का एक सवाल रह गया है अब। मैं असल में क्लास को ऑफ करूंगा क्योंकि मेरी 5 बजे कैंपस में क्लास है, तो मुझे जाना होगा और पहुंचने में ही तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इसका एक सवाल हमारे पास रह गया और 2 एग्जांपल्स रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। हमजा बोलो क्या हुआ। आखिरी पिक्चर में है तो बेटा एफ डॉट एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, और से अगर आप देखें। ठीक है भाई, क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है। आप लोगों को कोचिंग में कब पढ़ाएंगे बेटा, पता नहीं, सर हमने तो कहा ऑनलाइन ही क्लास चलती रहेगी, फिजिकल कन्वेंशनल क्लास नहीं होगी। यस, नेक्स्ट वीक हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके और 9.4 भी स्टार्ट कर लेंगे। चले, मैं सरक्रम से पूछ लूंगा, अगर वो कहते हैं 9.4 सेंटर में पढ़ाने का तो सेंटर में पढ़ा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।